गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने का योजनाओं को लेकर। क्योंकि योजना वाला टॉपिक मैंने आपको बोला था कि योजना का टॉपिक मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि कुछ डेटा ऐसे रहते हैं जो बाद में अपडेट होते हैं। शुरू से अगर योजना पढ़ लेते 2-3 महीने पहले तो ऐसा होता कि कुछ डेटा पुराने होते, उसको फिर अपडेट करना पड़ता। इसलिए योजनाओं के टॉपिक को मैंने आपको बोला भी था कि मैं लास्ट में कराऊंगा। तो सब तैयार हैं एकदम? जय माता दी और जय हिंद कमेंट कर दो सब कोई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर आपके पास हो, इकोनॉमिक सर्वे की बुक, तो पेज नंबर 256 निकाल लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का 256 पेज नंबर में कुछ अंडरलाइन भी करवाना है कुछ पेजेस पे, वो आप कर लीजिएगा साथ में। जिन लोगों के पास इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, क्योंकि आप जानते हो 400-500 पेज का होता है, प्रिंट कराने में भी बहुत खर्चा हो जाता है, तो अगर मान लो आपके पास इकोनॉमिक सर्वे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर दिखेगा सारी चीजें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना। यहाँ पर दो चीज होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ग्रामीण और शहरी दो तरह का है। तो जो ग्रामीण वाला है वो कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न आपके सामने यही है, 1 अप्रैल 2016। वेरी गुड। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, कहां से पता चलता है तो मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 256 निकाल लीजिए इकोनॉमिक सर्वे का, है ना। ये रहा प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये आपका क्या है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें देखो क्लियर लिखा हुआ है, पेज नंबर 256 है, यहां से देख सकते हो आप। ये देख सकते हो पेज नंबर 256 है, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़, है ना। तो ये आवास योजना में आप देख सकते हो कि आवास निर्माण के लिए 25 वर्ग मीटर, है ना, जो जगह है वो 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, और जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है। और मैदानी क्षेत्रों में, अरे ये तो सीधा कंटेंट ही आ गया, रुको थोड़ा सा ऊपर। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्य का अंश जो है वो 60-40 का है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मार्च 2024 तक सभी के लिए आवास उद्देश्य, मार्च 2024 तक मार्च, क्या बताया मैंने, मार्च 2024 तक, है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो क्वेश्चन में पहले क्या है ना, 2022 तक का लक्ष्य था। आप याद करो जब मोदी जी चुनाव जीत कर आए थे तो उस समय चलता था 2022 तक सबके लिए आवास, सबके लिए आवास ऐसा। लेकिन कई बार चीजें क्या होती है, अब वो बोल तो दिए, लेकिन होता यह है कि ग्राउंड पे वो चीजें कंप्लीट भी होने चाहिए, तो उन्होंने टारगेट थोड़ा बढ़ा दिया और इसको बढ़ाकर मार्च 2024 कर दिया है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक रखा गया था, तो मार्च 2024 तक। अब कितना बन गया वो सब इसमें दिया हुआ है। और ये जो है 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इस चीज को याद रखना, 2022 आंसर मत लेना। ठीक है, मामला क्लियर। चलो हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब शुरू हुआ था भाई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है? तो पहले जो है इसी को कहा, इसी को ना बीजेपी वाले यही चीज को घेर के कहते हैं, पता है, कांग्रेस वालों के साथ। कांग्रेस को एक मुद्दे पे जो मतलब झुका सकते हैं वो यही है कि इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। और देखना जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी वाले इस चीज को अपना बिल्कुल चुनाव प्रचार में बहुत जोरों शोरों से यूज करते हैं। किस चीज को? कि हम जो है वंशानुगत नहीं है कि मैं अपने नाम पे कोई योजना चलाऊंगा। हम क्या करते हैं, देश में जो पद है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो पद के नाम पर हम क्या करते हैं, योजना चलाते हैं। या ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ देश के लिए उत्कृष्ट कार्य किए, बहुत ही स्पेशल कोई कार्य किए, तो उस क्षेत्र में उस नाम के आधार पर चलाते हैं। लेकिन आप जानते हो यहाँ पर इंदिरा आवास योजना लिखा है, मतलब कांग्रेस में जो है, कांग्रेस जो है किनके हाथों में? तो गांधी परिवार के हाथों में। तो उनके नाम पर उन लोग जब थे तो उन लोग अपने नाम पर योजना चलाते थे। तो इसी चीज पर जो है इन लोग क्या करते थे, जब भी देखो बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले जो भी नाम रखे रहते हैं योजना का, वो नाम जो है बीजेपी सरकार में बदल जाता है ना। तो
क्यों बदल जाता है, कारण उसका यही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है फिर से नाम जो है वैसे ही होने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें खर्चा भी होता है, लेकिन अब उससे उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में कौन सी योजना संचालित है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, याद रखना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जाता है? चलो फटाफट से कमेंट करके बता दो, किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जाता है? लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे भी बताऊंगा पढ़ने के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार और जबरदस्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आंसर आएगा केवल और केवल 2। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देय राशि को निम्न आधार पर बांटा गया है। तो किस आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देय राशि को बांटा गया है? चलो फटाफट से आंसर ले लो, किस आधार पर बांटा गया है? तो मजा आ जाएगा। आज का क्लास वैसे भी आप लोगों के लिए जोरदार, जबरदस्त और शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज जो है हम योजना कंप्लीट कर लेंगे, है ना। एक और क्लास मैंने लिया था, उसमें मैंने छोटा मोटा जितना भी योजना है सब कवर करा दिया था, और आज के क्लास के बाद खत्म। पढ़ने से मतलब रखो, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा ज्यादा बात करोगे तो, ठीक है। तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जैसे रहो। जिन लोगों को ज्यादा बात करने का आदत है, एकदम सख्त वार्निंग है। क्या है, मेरे को डिसिप्लिन, अगर कोई अनुशासन में ना रहे तो वो चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कोई चीज कमेंट कर रहे हो, कोई चीज मैसेज कर रहे हो, तो ध्यान रहे अनुशासन बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बिना अनुशासन के तो एग्जाम भी नहीं निकल सकता। इसीलिए अनुशासन सिखाना मेरा जिम्मेदारी है, और एक शिक्षक का जिम्मेदारी होता है स्टूडेंट्स को अनुशासन में रखना। आंसर होगा सामान्य जिलों और आईएपी जिले। आईएपी जिले का मतलब क्या समझते हो, बताओ जल्दी से कमेंट करो। आईएपी जिले का मतलब क्या समझते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा, या केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा नहीं? आजीविका का नहीं, अभी आजीविका कंप्लीट नहीं हुआ यार। आजीविका में एक ही क्लास लिया हूं, अभी कम से कम ना 5 क्लास लेना बाकी है। तो आज से ना मैं डेली एक ग्रामीण विकास का और एक जीके के पोर्शन का कराऊंगा, क्योंकि देखो पंचायती राज का एक ही क्लास बचा हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज का क्या बचा हुआ है, पद मुक्ति और निर्वाचन वाला जो पोर्शन बचा हुआ है वो आज ऐड करके करा दूंगा, आज ही कराऊंगा उसको, भी रात तक करा दूंगा। और पंचायती राज कंप्लीट, इतिहास का लास्ट आधुनिक बचा है, तो कल ना हो सके तो इतिहास वाला करा दूंगा। ऐसे करके 5 ही दिन है हमारे पास, तो जो जो बचा है वो मैं कंप्लीट करा लूंगा, है ना। वो मेरी जिम्मेदारी है कैसे कंप्लीट कराना है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है तैयारी करना, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, और आपको मतलब वीडियो के लिए इतना फोकस कर रहा हूं, आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता है मेरे को कब तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो 15 तारीख के सुबह भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कंप्लीट करके रहूंगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए आपको भी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम निकालना ही है, ये सोच के साथ तैयारी करना चाहिए कि किसी का निकले चाहे मत निकले, मेरा तो निकलेगा भाई। इस तरह से, इस सोच के साथ आपको तैयारी करना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला ज्यादा तैयारी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला 100% तैयारी करके भी जाएगा ना, तो हो सकता है कि उसका दिन उस दिन अच्छा ना चले, बताए। और आप 50% तैयारी करके भी गए हो, लेकिन आपके तुक्के भी लग रहे हैं 50-50 वाले, तो सीधी सी बात है सिलेक्शन आपका होगा। 100% तैयारी करके जाने वाले का सिलेक्शन होता है, ये कोई नहीं बोल सकता, बताए, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से।
केंद्र और राज्य के द्वारा, दोनों द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आईएपी जिलों के लिए आवास निर्माण हेतु इकाई लागत क्या है? तो एक सामान्य जिले होते हैं और एक होता है आईएपी जिला, ठीक है। तो आईएपी जिले के लिए बता दो क्या होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ओके सही है। आईएपी का मतलब जान रहे हो, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, है ना, मतलब इसके पहले जो योजना पढ़ रहे थे तो उसमें बताया भी था मैंने। चलो याद है, अच्छी बात है। सी, वेरी गुड। 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए आवास निर्माण हेतु इकाई लागत पूछा है ना, इकाई लागत पूछा है तो 1,30,000 आप आंसर बता रहे हो। और अगर कुल लागत पूछ लेता ना तो आंसर बदल जाएगा, है ना, कुल लागत में आंसर बदल जाएगा। इकाई लागत पूछा है यहाँ पे। इस योजना के अंतर्गत आवास हितग्राही को प्राप्त मनरेगा से अभिसरण के संबंध में सही है। इसके तहत सामान्य जिलों में 90 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी। इसके तहत इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान मतलब आईएपी, शॉर्ट में मैं आईएपी ही बोलूंगा, आईएपी जिलों में 95 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी। क्या दोनों सही है? फटाफट से कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे। बताया तो, कुल लागत जब पूछेगा ना तो आंसर बदलेंगे। 1.47 और 1.58 जो पढ़े हो ना, वो जब कुल लागत पूछेगा तब आंसर लेना ना भाई। मामला ही गड़बड़ कर देते हो भाई। ये देखो, यहां पर जब इकाई लागत पूछा है ना, इकाई लागत, तो 1.30 आंसर लिए। अगर कुल लागत पूछता तो ये नहीं है कि इस चीज को पढ़े नहीं होगे, है ना, ये तो पढ़े ही होगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों ही, क्योंकि सामान्य जिलों में 90 और आईएपी जिलों में 95 दिवस की मजदूरी प्राप्त होती है मनरेगा से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को देय राशि के संबंध में सत्य कथनों को कूट के आधार पर चयन कीजिए। यह राशि सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जाएगी। अब बताओ, जो राशि है वो, मतलब आवास योजना के तहत जो राशि है वो सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जाती है? तो हाँ की जाती है, मतलब पंचायत को नहीं देंगे, नहीं तो पंचायत के लोग घपला नहीं कर देंगे। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, बिल्कुल 40, 40 और 20, मतलब 40%, फिर 40% और फिर 20%। पढ़े तो हो गए इतना। और यह राशि 2 किस्तों में गलत, तो आंसर क्या आएगा? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, सही कूट का चयन कीजिए। चलो भाई आंसर बता दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य जिलों में हितग्राहियों को, ये देखो यहाँ पे फिर लिखा है, प्रति इकाई 1,20,000 रुपए प्रति इकाई आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान देना होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए अलग से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस योजना के तहत पर्वतीय, दुर्गम या आईएपी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए के इकाई सहायता अनुदान दे होगा? सही। यदि हितग्राही चाहे तो 70,000 रुपए का ऋण अलग से ले सकेगा। अब ये पॉइंट बताओ सही है कि नहीं। इतना पैसा तो मिल रहा है, लेकिन मान लो हितग्राही है, वो चाहता है कि घर थोड़ा और अच्छा बन जाए, ठीक है, एक आध रूम और निकाल लूं मैं, ठीक है, जब इतना बनी रहे तो सपनों का महल अच्छा हो, ठीक है, तो क्या वो एक्स्ट्रा ऋण ले सकेगा, लोन ले सकेगा? ले सकेगा, 70,000 रुपए का ले सकता है ना, पढ़े हो, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही सही। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को आईएपी जिला घोषित किया गया है? जल्दी से बताएंगे, कितने जिलों को आईएपी जिला घोषित किया गया है? इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा ना लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है, एक ही बार में बता दूंगा। लोन ले सकते हैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। बी, 14 जिलों को सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत वर्तमान में मैदानी क्षेत्र के लिए क्या निर्धारित है? तो आप जानते हो मैदानी क्षेत्र बोला है भाई, सोच समझ के आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र के लिए क्या बता रहे हो आंसर? 60-40, वेरी गुड। भारत सरकार 60% तथा राज्य सरकार 40%। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? गरीबी रेखा से नीचे के आवासहीन परिवार या गरीबी रेखा के ऊपर आवासहीन
परिवार, तो आप सभी जानते हो इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड। गरीबी रेखा से नीचे के जो आवासहीन परिवार होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे के जो आवासहीन परिवार होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? तो देखो यहां पर पूछा है शौचालय का निर्माण, ठीक है, शौचालय का निर्माण 12,000, 15,000, 13,000, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों के चयन का आधार क्या होगा? जनगणना 2011, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे सूची के आधार पर, विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आंकड़ों के आधार पर। ऑप्शन डी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जय माता दी, मजा ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बन रहा है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए हो यार, तो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो आगे बजाएगा उसके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ निम्न में से क्या निर्माण किया जाना आवश्यक है? तो आवास के साथ क्या बनाना जरूरी है, बताओ भाई। आवास के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास के साथ क्या बनाना जरूरी है? चलो बहुत मजा आ रहा है आज तो, फटाफट आंसर दे रहे हो ना, ऐसे ही रहा करो, पता है, आंसर दिया करो, है ना, फालतू का बात मत किया करो बिल्कुल। स्वच्छ शौचालय व धुआं रहित चूल्हा, स्वच्छ शौचालय व धुआं रहित चूल्हा। आपका टाइम बचे बोलकर मैं जो है कोशिश करता हूं कि 2 घंटे में 150 से 200 प्रश्न बनवाऊं, पता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे या ना के बराबर होंगे जो 2 घंटे में आपको 200-150 क्वेश्चन समझा कर बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण हेतु डिजाइन निर्माण के संबंध में सही क्या है? ठीक है, डिजाइन निर्माण के संबंध में सही क्या है? डिजाइन पूर्व निर्धारित होता है, डिजाइन निर्धारित नहीं होता है, डिजाइन स्थानीय तकनीकी अधिकारी बनाते हैं, या राज्य सरकार डिजाइन बनाकर देती है? अब राज्य सरकार के पास इतना टाइम है कि राज्य सरकार डिजाइन बना के देगी? वाह, 17 का ये डिजाइन पूर्व निर्धारित होता है बोल रहे हो, और 17 का बी। ठीक है, और भाई और आंसर बोलो, मेरे को तो गलत लग रहा है कुछ। बी, कई लोग सी बोल रहे हैं, डिजाइन स्थानीय तकनीकी बनाते हैं। अच्छा, ABCD के आधार पे बोल रहे हो? अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आप बोल रहे हो ए, मतलब 1 और 3 सही है। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, मतलब 1 और 4 सही है। कुछ लोग 17 का ए, 17 का बी, कौन सही आंसर देगा? इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे जहां से पढ़ रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो भाई, ठीक है, भरोसा रखो, क्वेश्चन फंसेगा, चिंता क्या करते हो। क्या पढ़े हो आज ही? ओनली 2, तो ये तीनों ही पॉइंट गलत है। डिजाइन निर्धारित नहीं होता, आंसर आएगा केवल 2। जितने लोग भी सी बता रहे थे सही आंसर है। मैं बोला ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल दिमाग खोल देंगे आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में शामिल IAP जिले में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो टोटल 14 जिले हैं, ठीक है, और 14 जिले में बस्तर पूरा है, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, 4 और हो गया, 7 4 11, और राजनांदगांव, गरियाबंद, है ना, राजनांदगांव है, गरियाबंद है, इसके अलावा कवर्धा है। तो कौन सा आएगा आंसर?
तो क्या नहीं होगा, बता दो क्या नहीं होगा? बिलासपुर नहीं होगा। क्यों? बस्तर पूरा है, सरगुजा में कोरिया सरगुजा, जसपुर बलरामपुर, और रायपुर का गरियाबंद, और दुर्ग संभाग का राजनांदगांव और कवर्धा। ऐसी बस याद रखना है, 14 जिले तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, बिलासपुर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे, बता दो भाई, छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? बता दो भाई, छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? फर्स्ट। ओके, सही आंसर होगा पहले स्थान पर। नेक्स्ट, योजना अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है? तो इस योजना अंतर्गत कौन सी समिति है जिसका जो सिफारिश करती है, उसके बाद प्रतीक्षा सूची जो है वो उसका निर्धारित किया जाता है? चलो बता दो क्या आंसर आएगा। पंचायत समिति, लोक लेखा समिति, अनुमोदन समिति या अपीलीय समिति? बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक आ रहा है बच्चे लोग? बताओ दो कि क्रैक हो रहा है वॉइस? वॉइस सही आ रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है वॉइस में? वॉइस ठीक है कि कुछ दिक्कत है? एक बार बताओ दो सबको, क्योंकि एक दो लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सबको दिक्कत हो रहा होगा वॉइस का तो पक्का वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है। अपीलीय, तो इस योजना अंतर्गत, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योजना अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन के उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? सी, अनुमोदन समिति की अपीलीय समिति। बताओ आंसर क्या होगा। सब ठीक है? ऑल क्लियर ना? ठीक है, अपीलीय समिति, कुछ दिक्कत होगा तो बता देना, है ना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। योजना के अंतर्गत सामान्य जिलों में कुल 1.47 लाख रुपए उपलब्ध कराई जाती है। देखो यहाँ पे टोटल लिखा है, तो सामान्य जिलों में 1.47 और आईएपी जिले या पहाड़ी जिले में 1.58 लाख रुपए, 1,58,000 रुपए उपलब्ध कराया जाता है। तो दोनों ही सही है। ये राशि जो है 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। आवास निर्माण के लिए किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आवास निर्माण के लिए 70,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 1, 2 और 3, 3 सही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा पूर्ण किए जाने वाले शर्तों में कौन सा नहीं है? आवास निर्माण हेतु न्यूनतम जगह 25 वर्ग मीटर होनी चाहिए, कम से कम 1 कमरा पक्की या कंक्रीट छत वाला, स्वच्छ रसोई एवं शौचालय हो। तो ये सब तो होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये सब तो होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत आवासहीन परिवारों को वर्ष 2024 तक पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में संचालित योजना को क्या नाम दिया गया है? तो वर्तमान में संचालित योजना को नाम दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, चलो
अटक अटक के चल रहा है। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ना उन लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक बार पूरा यूट्यूब बंद करो और फिर से यूट्यूब ओपन करके ऑन कर लो, तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किसके अनुमोदन पर किया जाता है? तो आप जानते हो हितग्राहियों का चयन जो है वो किया जाता है किसके अनुमोदन पर? तो ये किया जाता है आपका ग्राम सभा के अनुमोदन पर। किस पर? ग्राम सभा के अनुमोदन पर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2015 को किया गया। गलत, 2015 नहीं, कब किया गया था? 2016। इसका प्रारंभ इंदिरा आवास योजना के पुनर्गठन से हुआ है, तो ये सही है। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसके तहत ग्रामीण बीपीएल आवासहीन परिवारों को आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। तो केंद्र के द्वारा, इसलिए तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है। तो आंसर आएगा 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र हितग्राही है। तो इसके पात्र हितग्राही बताओ, जल्दी से आंसर बोलो। इसका क्या आंसर लोगे जब तक मैं देख लूं कि सब चीज सही है कि नहीं। सब सही है ना? बस जैसे कभी भी कोई इशू आए ना तो तुरंत एक बार रीज्वाइन करके देख लिया करो। आंसर क्या बोल रहे हो? जय माता दी बोल रहे हो। मतलब चारों सही हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले, मुक्त बंधुआ मजदूर भी, अत्याचार से पीड़ित SC ST परिवार का व्यक्ति, आपदा, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि से ग्रसित हुआ परिवार, ये सब को आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन का आधार क्या होता है? तो आप जानते हो हितग्राहियों का चयन किया जाता है SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में शामिल परिवार, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परिवार, आवास की कमी वाले परिवार। तो ये सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी इसका क्या होगा? आंसर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास से संबंधित प्रावधान है। क्या लेंगे भाई आंसर? जल्दी से बता दो। पच्चीस वर्ग मीटर होना चाहिए कम से कम, एक कमरा अवश्य हो टिकाऊ आवास के साथ, और रसोई घर, शौचालय की सुविधा हो। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि सामान्य क्षेत्रों में, नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में 70,000 नहीं, ये सब पहले था। पहले 70,000 था, मतलब इस योजना के पहले में 70,000 75,000 हुआ करता था, जो कि बढ़ के इतना हो गया। तो 1 और 2 सही है, सहायता राशि में 1 और 2 सही है, 1 20 और 1 30। चलो, 3 किस्तों में किया जाता है भुगतान, सीधे हितग्राही के खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से PFMS से होता है, सही। प्रथम द्वितीय किस्त में 40% का राशि, तृतीय किस्त में 20%। मतलब देख रहे हो आप आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? चारों ही कथन यहाँ पर क्या है? सही है। चलो अगला क्वेश्चन, निर्धारण का उचित क्रम। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? तो सबसे पहले आपका इसमें देखा जाता है कि स्वच्छ शामिल परिवार होना चाहिए, स्वतः शामिल परिवार। पहले क्या देखा जाता है? तो ये पहले नंबर पे आएगा, स्वतः शामिल परिवार को सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद शून्य कमरे वाले परिवार, उसके बाद कच्ची दीवार वाले परिवार, और उसके बाद कच्ची दीवार वाले भूमिहीन दिहाड़ी मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवार। पहले निःशक्त सदस्य वाले, फिर मजदूरी करने वाले। ये मजदूरी वाले को सबसे लास्ट में रखा गया। तो क्रम होगा, पहले आएगा स्वतः शामिल परिवार जो खुद आ जाए, फिर शून्य कमरे वाले परिवार, फिर कच्ची दीवार या निःशक्त सदस्य वाले, फिर भूमिहीन दिहाड़ी मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवार। तो ये जो है प्राथमिकता का निर्धारण है कि किसको पहले आवास मिलेगा, उस प्राथमिकता का निर्धारण। वैसे मिलेगा तो सबको, लेकिन अब मिलेगा तो मिलेगा ऐसा, लेकिन पहले किसको मिलेगा? केंद्र राज्य का अंशदान बताना है भाई। चलो,
मैदानी क्षेत्र में 60-40 का है, सही है, ये गलत। पहाड़ी क्षेत्रों में 90-10 का है, मतलब 1 और 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए आ जाएगा, 1 और 3 सही है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल आईएपी जिले। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 14 जिले हैं। बस्तर संभाग के समस्त जिले हैं, रायपुर संभाग का गरियाबंद है केवल। बिल्कुल सही, टोटल ऑप्शन डी आएगा, सबके सब इसमें पॉइंट सही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है, ऑप्शन सी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि 90 दिवस नहीं, आईएपी जिलों में आवास निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 95 डेज का क्या किया जाता है? कार्य उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ था 1985-86 में, और इसमें केंद्र और राज्य का प्रतिशत 75-25 का हुआ करता था। ठीक है, तो ये इंदिरा आवास योजना 1985-86 में चालू हुआ था। इतने सालों में भी इन्होंने सबको आवास वाला ऐसा नारा कभी नहीं दिया कि सबको आवास मिलेगा, और इसमें केंद्र राज्य का अंश 75-25 हुआ करता था, लेकिन है ना। लेकिन अभी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका एक ही लक्ष्य है, सबको आवास। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लक्ष्य तो इन्होंने बनाया है तो कंप्लीट भी होगा, है ना। चलो अब आंकड़ों को लेकर कुछ तथ्य देख लेते हैं हम। सबसे पहला चीज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये देखो, जैसे ही आप पेज नंबर 256 निकालोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको देखो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सामान्य क्षेत्र है, ठीक है, सामान्य क्षेत्र जो है उसमें 1,20,000, और पर्वतीय राज्यों में या दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 कहाँ गया? अच्छा, सामान्य क्षेत्र, पर्वतीय राज्य, दुर्गम क्षेत्रों के हितग्राहियों का आवास निर्माण के लिए 1,20,000 और 90 दिन का मजदूरी और शौचालय अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 एवं आवास प्लस सूची के आधार पर किया जाता है। आवास प्लस सूची याद रखना, ठीक है। इसके अलावा लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके FTO, अगर ये भी आ गया तो ध्यान रखना, है ना। PFMS तो पढ़े ही हो, लेकिन FTO के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है, तो ये कुछ नया है मत सोचना, है ना। होगा FT मतलब वही फंड ट्रांसफर होना चाहिए। PMYG के संबंध में लाभार्थियों को समय समय पर आवश्यक जानकारी दिया जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ आंकड़े आपको याद करने होंगे, वो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। 2016-17 से वर्ष 2024-25 के सितंबर माह तक, है ना, 2024-25 के सितंबर माह तक 20,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 17,29,586 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 17 लाख जो स्वीकृत हुए हैं उसमें से 10,96,659 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका करंट डेटा है, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ना होता है, ठीक है। बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, दिखेगा, क्वालिटी बढ़ाओ। आंकड़ों को तो मैं इसी से बता पाऊंगा, क्योंकि इतना तो लिख के बता पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना।
देखो यहां पर ना थोड़ा सा गड़बड़ी है, 20,23,073, ये जीरो नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना। इतने स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से मतलब उतने आवास का लक्ष्य है, जिसमें से 17,29,586 ये स्वीकृत किए जा चुके हैं, 10,96,659 पूरे किया जा चुके हैं, इतने बचे हैं। तो ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इसके अलावा आवास योजना के तहत पैसा का तो मामला नहीं आएगा वैसे। ये प्रधानमंत्री जनजातीय आवास न्याय अभियान पीएम जनमन की भौतिक प्रकृति, ये जनमन को ध्यान रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री जनजातीय आवास आदिवासी न्याय अभियान, जिसको पीएम जनमन कहा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के 18 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों को 100% लाभ दिए जाने के लिए, कितना प्रतिशत, 100% लाभ दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान योजना के तहत राशि 2 लाख रुपए प्रति इकाई लागत के पक्के आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। याद रखना, ये राशि है 2 लाख प्रति इकाई, 2 लाख प्रति इकाई। ये प्रधानमंत्री जनमन को लेकर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनमन का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, प्रधानमंत्री जनजातीय आवास न्याय अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम जनमन, इसको याद रखिएगा। और इसके तहत अभी तक 42,326 परिवारों को चिन्हांकित किया गया था, जिसमें से 24,278 परिवारों को स्वीकृति मिली है, जिसमें से 1,638 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। तो ये पीएम जनमन का आंकड़ा है, इसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। वो पूरे आंकड़े यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आवास निर्माण हेतु लक्ष्य इतना है, इतने की स्वीकृति मिली है, इतने पूर्ण हो चुके हैं और इतने बचे हैं। काफी बड़ा आंकड़ा बचा हुआ है, मतलब, ठीक है, काफी जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि बड़ा आंकड़ा बचा हुआ है पूर्ण करने के। तो ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे, पीएम जनमन का आंकड़ा जो है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि पीएम जनमन कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक, चलो। तो जिसको क्लियर दिख रहा होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं दिख रहा होगा डेटा तो लगेगा। अब ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो यार, स्वर्ग भी देखना है और मरना भी नहीं है बोलते हो, बिना मरे स्वर्ग तो नहीं दिखेगा। चलो अच्छी बात है। आगे पैसे का मामला तो नहीं आता एग्जाम में, ये पीएम जनमन आ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते नहीं हो, तो इस चीज का जानकारी आपको नहीं होगा, हो सकता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया, है ना। इकोनॉमिक सर्वे से क्या क्या पढ़ना है। अब तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना आ गया, अब इसके तहत भी कुछ कुछ चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन वो अब आपको पढ़ना होगा अगले टॉपिक के साथ। चलो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो आप जानते हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर को तो किया गया था, लेकिन याद रखना जब हमारा राज्य बना, 25 दिसंबर नहीं नवंबर में बना था, जिस साल हमारा राज्य बन रहा था उसी साल ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कर दिया गया था, 25 दिसंबर सन 2000, 25 दिसंबर सन 2000। कौन से क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट देखने बोल रहे हो भाई? कौन से क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर बोलोगे तब तो। मेरे ख्याल से तो सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब तो सही है भाई। काय हल्ला मचाते रहते हो, क्या दिक्कत है? देखो इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही कि ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है भाई। चलो आगे बढ़े।
चलो देखें, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में सामान्य जिले बोलेगा, सामान्य जिले के साथ अगर कहीं पे सामान्य जिले लिख दिया है तो 1,20,000 ले लेना, और आपको IAP जिले लिखा हुआ है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र लिखा हुआ है, तो 1,30,000 लेना है, बस यही है। और कुल राशि में अगर सामान्य क्षेत्र है तो 1.47 मतलब 1,47,000 रुपए, और अगर दुर्गम क्षेत्र और IAP जिले लिखा हुआ है तो 1,58,000 लेना है। 4 ही आंकड़े तो है याद करने के लिए, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अप्रैल 2014 को प्रदेश के कितने जिले एवं विकास खंड का चयन किया गया? ठीक है, अच्छा इसमें से इकोनॉमिक सर्वे का 4th पॉइंट देखने बोल रहे हो आप, ठीक तो लिखा है सामान्य क्षेत्र के लिए 1,25, 1,20 लिखा हुआ है, ठीक तो है। सात जिलों के 29 विकास खंड, 7 जिलों के 29 विकास खंड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य बताइए जल्दी से। उपर्युक्त सभी 12 मासी डामरीकरण करना है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता देना है, सड़कों का नेटवर्क स्थापित करना है। मतलब आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इसमें से कौन होता है? तो आप जानते हो अपील अधिकारी जो होता है वो होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अपील अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य निम्न में से किस क्षेत्र का विकास करना है? तो आप जानते हो इसमें से आपका अगर ग्राम सड़क योजना है, क्या लिखा हुआ है भाई? ग्राम सड़क योजना, तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल 3, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। किसका विकास करना? ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, केवल 3। इस योजना के तहत 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलो देख लेते हैं आंसर ले पा रहे हो कि नहीं। कितना पूरा किया जा चुका है? लक्ष्य तो अलग है, लेकिन कितना? पेज नंबर 265 में है इकोनॉमिक सर्वे की। 40,375 कहां गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बता रहे हो आप। 40,375 किलोमीटर सड़क जो है वो पूरे किए जा चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे देखोगे? अभी दिखा दूं? चलो आ जाओ, देख लो भाई। पेज नंबर 265, 60 में अभी देखो, दिख रहा है क्लियर? आ गया 265, देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना, इसमें क्लियर दिख रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो आंकड़े हैं वो आपके सामने है कि 8,954 सड़कें, 8,954 सड़कें, 44,109 किलोमीटर लंबाई और 458 बृहद पुल की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें सितंबर 2024 तक 8,296 सड़कें, 40,375 किलोमीटर लंबाई का सड़क और 372 पुल पूर्ण किए जा चुके हैं और 15,000 करोड़ करीब खर्चा किया जा चुका है। तो यही क्वेश्चन आया था कि कितना सड़क पूरा हुआ है, तो 40,375 किलोमीटर का सड़क जो है ये पूरा हुआ है, और लक्ष्य जो है वो 44,109 किलोमीटर सड़क का है। तो पेज नंबर 265 में देखो इकोनॉमिक सर्वे का लिखा हुआ है। इतना डीप तो जाना पड़ेगा। यहां पे भी देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था सितंबर 2024 तक कितनी सड़कें पूरी की जा चुकी है, तो 40,375 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पूरी की जा चुकी है। लक्ष्य है 44,109 किलोमीटर का।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप जानते हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो केंद्र सरकार पैसा देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों में क्या मापदंड है? तो आप जानते हो नक्सली जिलों में 100 से 249 है ना, 100 से 249 बसाहट वाले गांव जो है ये क्राइटेरिया कर दिया गया है कि 100 से 250 के बीच में, 100 से 249 के बीच में अगर लोग हैं, बसाहट वाले गांव हैं 100 लोग से 249 लोग के बीच वाले, तो उनको जो है जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नक्सली जिलों में भी। इस योजना के तहत निर्मित प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम कितनी बार निरीक्षण करना अनिवार्य है? चलिए बताइए क्या आंसर लेंगे, कितनी बार निरीक्षण करना अनिवार्य है? तीन बार, ओके। इसके अलावा याद रखना ये जो चीजें हैं ना नक्सली जिलों में मापदंड जो किया गया, ये 9 अप्रैल 2014 को किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना अंतर्गत इस योजना के कार्य प्रगति एवं सड़क निर्माण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो सड़क निर्माण का कार्य किसे सौंपा गया है भाई? तो अब ये केंद्र वाला है ना, सीधी सी बात है कि योजना अंतर्गत इस योजना में कार्य प्रगति एवं सड़क निर्माण का कार्य किसको सौंपा जाएगा? केंद्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण? दोनों को? क्या आंसर लोगे भाई? सर ए होना चाहिए। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। किसको सौंपा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सड़क ग्रामीण विकास अभिकरण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कवरेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ कौन सा गलत है? जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण को दिया गया है। नेक्स्ट, अच्छा गलत कथन चुनना है भाई, बता दो कौन सा कथन गलत है? बस एक ही गलत होगा। ग्राम सड़क योजना है तो शहरी सड़कें नहीं आएंगी इसमें, है ना, शहरी सड़कें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है तो नहीं, यही तो गलत होगा। गलत पूछा है ना, तो गलत पूछा है तो ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 के लिए निम्न में से कौन सी जनसंख्या का आकार जो है, कौन सी जनसंख्या का आकार को निर्धारित करने वाले का आधार था? तो आप जानते हो ये योजना 25 दिसंबर सन 2000 को चालू हुई है ना, सीधी सी बात है आधार 2001 को लिया जाएगा, जनगणना 2001 है ना, तो इससे याद रख सकते हैं जनगणना 2001। ग्राम सड़क योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो क्वेश्चन नंबर 13,
चलो क्वेश्चन नंबर 13 बता दो भाई, आंसर क्या लोगे? आज लेट करवा दोगे लग रहा है ना, 2-2.5 घंटे में कंप्लीट करना रहता है। पहला भी सही, दूसरा भी सही, एकल सड़क, और अगर इस योजना के तहत कोई नया काम नहीं किया जाता, अगर पहले से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी दोनों ही सही है, तो आंसर लेंगे ऑप्शन सी। क्या लेंगे आंसर? ऑप्शन सी लेंगे इसका। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार करते हुए नक्सल प्रभावित जिलों में बिना जुड़ी हुई बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रावधान लागू किया गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नक्सली क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 100 से अधिक आबादी है ना, 100 के बसाहट वालों को भी सड़क मिलेगा। 7 जिले 29 विकास खंड को चिन्हित किया गया है 9 अप्रैल 2014 को। ठीक है, 9 अप्रैल 2014 को। योजना के अंतर्गत प्रदेश में सितंबर 2024 तक कितने सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे दिखाया था आपको। अब बताओ भाई, कितनी सड़कें पूरी की जा चुकी है? थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक सर्वे दिखाया था 265 पेज नंबर पे। ठीक है, एक काम करूंगा, इस चैप्टर का पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप जो है सिर्फ इसी चैप्टर का 10-15 पन्ना दिया तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तो उसी का पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया है तो मैंने कर लिया है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। 8296 है ना, कितने सड़क? तो 8296 सड़क का पूर्ण किया जा चुका है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 9 अप्रैल 2014 को प्रदेश के नक्सल प्रभावित कितने जिले एवं विकास खंडों का चयन किया गया? तो 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन किया गया है। पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क योजना, जीएसवाई मतलब ग्राम सड़क योजना के बारे में कथन बताइए, कौन सा कथन गलत है? केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण बसाहटों को 12मासी सड़क से जोड़ना है। इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क कनेक्टिविटी दिया जाता है। इस योजना के तहत सड़कों की गुणवत्ता निरीक्षण कम से कम एक बार होना चाहिए। गलत, सड़कों की गुणवत्ता और निरीक्षण जो है 3 बार होना जरूरी है। कितने बार? 3 बार। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 500 या उससे अधिक आबादी, ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र या आईएपी जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 या उससे अधिक आबादी। ये 3 क्राइटेरिया रखा गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 या उससे प्लस, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 250 या उससे प्लस, आदिवासी क्षेत्रों में, और सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक आबादी। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया रखा गया है। ये वाला नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। ठीक है, 100+ वाला, 9 अप्रैल 2014। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़क निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। आदिवासी एवं आईएपी जिलों में 250 या उससे अधिक बसाहटों का चयन अधोसंरचना निर्माण हेतु किया जाता है। इस योजना का मुख्य अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। तीनों ही सही है, आंसर लोगे ऑप्शन डी। तीनों ही पॉइंट सही है, अभी तो इसके बारे में पढ़े ना, तो तीनों ही पॉइंट सही होगा, तो आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमजीएसवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना में केवल एकल सड़क कनेक्टिविटी का प्रावधान है, या यदि कोई बसाहट पहले से ही 12 माह से तो उस पर स्थान पर कोई कारण नहीं होगा। इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करने की योजना है, मतलब उपर्युक्त सभी। तो पीएमजीएसवाई भी खत्म, और इसके आंकड़े मैंने आपको बता दिया है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किस प्रकार के क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण किया जाना प्रावधानित है? तो आप जानते हो ऑलरेडी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल ही रहा है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं फॉलो हो सकता, शामिल नहीं हो सकता, जो भी जगह है, जो स्थान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं होता, उसको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, लगभग सभी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल हो जाती है। मतलब ये वाला जो योजना है, ये पक्का घपला करने वाला योजना है भाई। ठीक है, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सब शामिल हो ही जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया जाएगा? समझ रहे हो? देख लो भाई एडीओ अधिकारियों, बाद में इसी योजना के तहत जो है आप भी घपला करोगे।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मस्त घपला करोगे आप लोग में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं होने वाले ग्राम, ठीक, लिखा हुआ चीज अच्छा लग रहा है, पर फील्ड में क्या होता होगा समझ रहे हो। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब नाम मुख्यमंत्री जुड़ गया, मतलब ये एक राज्य पोषित योजना है। ये क्या है भाई, एक राज्य पोषित योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के से प्राप्त वित्त अंशदान संबंध में नाबार्ड से ऋण, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए नाबार्ड से ऋण लिया जाता है, और राज्य के अंश जो है, तो नाबार्ड से हम 80% लोन लेते हैं और 20% अपना मिलाते हैं और सड़क बनवाते हैं, ठीक है। तो अपना तो कुछ नहीं दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 80% घपला कर दे रहे हैं। वाह, मजा आ गया। इस तरह की योजनाओं को देखो, बताइए, यही सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार जो है क्या करती है, समझ रहे हो आप। और इस कारण इनको जो है स्कूल बंद करना पड़ रहा है, पद खत्म करने पड़ रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाए तो इतने पद खाली हैं, एक्स्ट्रा प्रभार दे दे के लोगों से काम करवाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पदों को भरा नहीं जा रहा है। बताए क्यों, समझ सकते हो आप सभी, ठीक है। इस बार बस चुनाव आने दो। बताए अगर ये लोग चुनाव तक जो है अपने किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे तो इस बार जो है पार्टी बदलना पड़ेगा, लग रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 100% राज्य पोषित योजना है, ठीक है, और इस योजना के तहत ऐसे गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाता है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहां पर दिख रहा है कि दोनों ही कथन क्या है भाई, हमारे सही है। दोनों ही कथन हमारे क्या हो गए, सही हो गए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के अनुपात के संबंध में सही है। तो आप जानते हो 80% ये नाबार्ड से लेता है और 20% अपने राज्य का अंश मिलाता है, ठीक है। तो 80% नाबार्ड से लोन लिए, बस पैसा ही पैसा है भाई, ठीक है, समझ लो। सरकार के पास तो इतना पैसा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 23 अप्रैल 2011 को किया गया। कब किया गया, 23 अप्रैल 2011। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 23 अप्रैल 2011। इसमें भी कुछ कुछ आंकड़े अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने आबादी वाले बसाहटों को मुख्य और 12मासी सड़कों से जोड़ने की योजना है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसाहट। तो 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसाहट तो वो प्रधानमंत्री वाले में आ ही जाते हैं। प्रधानमंत्री का बोर्ड उखाड़ो, मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाओ। अब ममता बनर्जी तो ऐसी ही करती होगी लगता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस योजना की शुरुआत 9 अप्रैल 2012 को की गई थी, गलत। 23 अप्रैल 2011 को की गई थी, तो यही कथन क्या है, गलत है। बाकी सब सही है। डामरीकृत 80% नाबार्ड, 20% खुद, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना, तो ये वाला गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 23 अप्रैल 2011 को किया गया, ठीक है। सोचो, राज्य बनने के 11 साल बाद इनको समझ में आया कि हम एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चालू करते हैं। ऊपर से ऑर्डर आया होगा, फंड भिजवाओ, ठीक है भाई, योजना चालू करते हैं, फंड भिजवाते हैं, ठीक है। अगला, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। वाह, ग्राम सड़क योजना से ग्राम गौरव पथ योजना, मजा आ जाएगा, ठीक है। फंड का ज्यादा जरूरत पड़ रहा है लगता है। लो भाई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें, ये रहा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, जिसके तहत आपको ये आंकड़े याद करने होंगे। कौन से आंकड़े मैं दिखा देता हूं आपको। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, हो सकता है इसमें आपको दिख रहा हो, तो याद रखना इस योजना के तहत 1807 सड़कें, लंबाई होगी 5505 किलोमीटर, ठीक है। और पैसा तो नहीं आता, पैसा तो नहीं पूछेंगे उन लोग, नहीं तो लोग पगला नहीं जाएंगे, इतना इतना पैसा खर्चा हो रहा है। सितंबर 2024 तक 1745 सड़कें कंप्लीट की जा चुकी हैं और 4916 किलोमीटर की लंबाई जो है पूर्ण किया जा चुका है। ये 4 आंकड़े याद रखना,
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के तहत 4 आंकड़े याद रखने हैं। ये लक्ष्य है 1807 सड़क और 5505 किलोमीटर लंबाई का, जिसमें पूरा किया जा चुका है सितंबर 2024 तक 1745 सड़क और 4916 किलोमीटर लंबाई, है ना। चलो भाई, क्या बोल रहे हो सर? मैंने एक बुक लिया है, उसमें मैंने डेटा पूरा गलत दिया हुआ है। डेटा गलत नहीं दिया होगा भाई। क्या होगा ना, डेटा पुराना होगा, पता है, क्योंकि जो बुक इंडस्ट्री वाले हैं ना, बुक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, बुक माफिया, इन लोग क्या करते हैं, बुक माफिया वाले लोग, देखना जब कोई एग्जाम आता है ना, तो उस एग्जाम का बुक क्या है, उन लोग पहले से छाप के रखे होते हैं। तो अब यार पुराने बुक को कैसे बेचेंगे, तो बस ऊपर का कवर पेज चेंज करते हैं ये बुक माफिया लोग, और क्या करते हैं, बुक को बेच देते हैं। तो उसमें डेटा पुराने होते हैं। तो अगर आप शिकार हो चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, शिकार तो हर कोई होता है। आपको क्या करना है, आपको उस डेटा को बदल लेना है, बस, और कुछ नहीं। डेटा बदलने का सबसे आसान तरीका होता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, डेटा बदलने का सबसे आसान तरीका है, हमारे पास हमारा रखा हुआ ये इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण दिख रहा होगा, दिख रहा है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इससे जो है आप अपने डेटा अपडेट कर लो, फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सीखो, बताए मजा आएगा, बताए, है ना। एग्जाम में जब इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आप बनाकर आओगे, बाकी लोग नहीं बना के आ पाएंगे ना। इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कभी गेम चेंजर हो जाता है एग्जाम में, ठीक है, गेम ही पलट देता है सीधा। अब देखो 23 अप्रैल 2011, ठीक है, 23 अप्रैल 2011 को क्या चालू किया गया भाई, ग्राम सड़क योजना। इससे भी मन नहीं भरा, है ना, और फंड चाहिए, तो ग्राम गौरव पथ योजना चालू किया गया 9 अप्रैल 2012 को, अगले साल ही 9 अप्रैल, है ना, अगले साल ही 9 अप्रैल 2012 को ग्राम गौरव पथ योजना चालू किया गया। ठीक है, क्या चालू किया गया, हाँ इस बार क्वेश्चन आ सकता है भाई, आंकड़ों वाला, क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ग्राम गौरव पथ योजना 9 अप्रैल 2012, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है, कुल 6 मीटर चौड़ी सड़क, बीच में 4 मीटर चौड़ी मुख्य कंक्रीट सड़क, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण, या सभी। तो कुल 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाना जरूरी है, बीच में 4 मीटर चौड़ी मुख्य कंक्रीट सड़क, और कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण कराना जरूरी है। तो आंसर आएगा उपर्युक्त सभी, आंसर आएगा ऑल, उपर्युक्त सभी है। क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना किसके संबंध में है, तो अब राज्य को पैसा तो चाहिए ना भाई, तो राज्य पोषित योजना है। ये क्या है भाई, राज्य पोषित योजना है, कॉन्सेप्ट सेम है, ग्राम सड़क योजना के जैसे ही कॉन्सेप्ट है। 80% नाबार्ड से लेंगे, 20% अपना मिलाएंगे, वो 20 भी अपना, 80 भी अपना, समझ रहे हो, तो फ्री का 80% नाबार्ड से मिल जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत यदि अपरिहार्य कारणों से किसी तरह नाली निर्माण नहीं होता है या नाली निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होता है तो क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में गौरव पथ का निर्माण निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण जो है क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि नाली बहुत जरूरी है भाई, बिना नाली के यहाँ काम नहीं होगा, है ना, नाली बहुत जरूरी है। इस योजना का, ये योजना 100% राज्य पोषित योजना है। हाँ भाई, 20% अपना जो मिला रहे हैं वो तो वापस आ ही रहा है, 80% लोन ले रहे हैं वो भी अपना वापस आ जा रहा है, तो 100% तो आ ही जा रहा है। गांव में पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करना है, शुरुआत 9 अप्रैल 2012 से की गई थी। ग्राम सड़क योजना 23 अप्रैल 2011 और ग्राम गौरव पथ योजना 9 अप्रैल 2012। हाँ, दो योजना बना लिया भाई इन्होंने, ठीक है, बढ़िया, बहुत तरक्की करेंगे। अब इसी सब योजना से तो तरक्की होता है ना। वैकेंसी हम लाए चाहे मत लाए, लेकिन योजना जरूर लेकर आएंगे, बताए, क्योंकि योजना से पैसा बचेगा, ठीक है। अब वैकेंसी लाने से पैसा मिलेगा क्या, बताओ सरकार को,
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस योजना का प्रारंभ शहरी गौरव पथ योजना के तर्ज पर किया गया है, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की न्यूनतम लंबाई 200 मीटर और अधिकतम लंबाई 500 मीटर होनी चाहिए, सही है। इसके अंतर्गत सड़क की कुल चौड़ाई 5 मीटर और बगल में दोनों तरफ 0.5 मीटर का खरंजा रखने का प्रावधान है, ये तो सही है। लेकिन कुल चौड़ाई 6 मीटर होना चाहिए, इसीलिए ये पॉइंट गलत हो गया भाई। कुल चौड़ाई 6 मीटर होना चाहिए। सड़क में कम से कम एक तरफ वी आकार की नाली होना जरूरी है, बिल्कुल सही। तो सी पॉइंट गलत, क्योंकि कुल चौड़ाई रखी गई है इसकी 6 मीटर। ठीक है, इसकी कुल चौड़ाई कितनी रखी गई है भाई? तो इसकी कुल चौड़ाई रखी गई है 6 मीटर। ठीक है, 4 मीटर का बीच में कंक्रीट रोड, 0.5 मीटर का दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग या खरंजा बोलते हैं इसी को, और बाकी 0.5 का दोनों तरफ वी आकार का नाली। ठीक है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी भी कारणवश यदि एक तरफ नाली निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध ना हो तो गौरव पथ का निर्माण नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत सड़क निर्माण के लागत का 80% वहन राज्य सरकार, जबकि 20% नाबार्ड करती है, गलत। केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि अगर नाली के लिए स्थान नहीं है तो गौरव पथ नहीं बनेगा, और 80% नाबार्ड और 20% राज्य का होता है, उल्टा लिखा हुआ है। तो केवल कथन एक सही है। चलो, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, समझ लो, ग्राम सड़क योजना, ग्राम गौरव पथ योजना, अब आएगा सुगम सड़क योजना। देखो, तीसरा खेल समझो, सुगम सड़क योजना का खेल समझो। अब समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एक ही नाम से कितना ही पैसा घपला कर पाएंगे, इसीलिए ग्राम गौरव पथ योजना है, ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे मामला समझ में आएगा। अब क्या है, ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और समय हो गया है कब? अब क्या है, कांग्रेस की सरकार भी सत्ता में है और उनको जो है उनका पेट ज्यादा बड़ा है। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना का शुभारंभ 19 जून 2020 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। हाँ, मतलब 2 योजना से मन नहीं भर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि और विकास किया जाए अपना, या लोगों का जो भी है, आम लोगों का विकास किया जाए। अब ये भी तो आम ही लोग हैं, तो इन्होंने सोचा कि सुगम सड़क योजना लेकर आते हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों तक आवास पहुंच हेतु सड़क निर्माण करना है। अच्छा, मैंने तो शासकीय भवन और ये सब तो हमेशा मेन रोड में ही देखा है, वैसे फिर भी ये अलग से रोड बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करेंगे बेटा। अभी ग्राम गौरव पथ योजना का आंकड़ा याद नहीं करवाया हूं, करवाता हूं, रुको। ए लो, आओ आओ, ग्राम गौरव पथ योजना का आंकड़ा तो भूल ही गए आप। ये ग्राम सड़क योजना था, मुख्यमंत्री, आगे आओ, आगे 266 पेज नंबर पे, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ये देखो भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में क्या लिखा हुआ है, देखो, सड़कों की लंबाई कम से कम 200 मीटर से 500 मीटर होगी, 6 मीटर की चौड़ाई होगी, बीच में 4 मीटर का कंक्रीट मार्ग होगा, 0.5 मीटर चौड़ाई के दोनों तरफ के कंक्रीट पेविंग या खरंजा होगा, और 0.5 मीटर के चौड़ाई का वी आकार का नाली होगा। जिसमें 2024-25 की अगर बात करें तो पूर्ण 19 गौरव पथ पूर्ण हो चुके हैं, 3 लंबाई इसमें और 3 करोड़ खर्चा भी हो चुका है। हो सकता है ये वाला आंकड़ा आए, क्योंकि ये तो सितंबर तक का आंकड़ा है ना, अप्रैल से मार्च, मतलब ये 2023-24 का आंकड़ा पूछ सकता है कि कितने गौरव पथ पूर्ण किए जा चुके हैं 2023-24 में। 68, पूर्ण लंबाई 57, 41 करोड़ खर्चा किए। ओ हो, 41 करोड़ खर्चा हो गया, मजा आ गया होगा इनके पास तो। चलो, तो ये याद रखिएगा आप, ग्राम गौरव पथ योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी जरूरत नहीं है आपको। इसमें कुछ आंकड़े छूट रहे हैं, कहां पर है? अच्छा, ये तो राजी, इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,224 कार्य 2195 किलोमीटर लंबाई स्वीकृत किया गया है, जिसमें सितंबर 2024 तक 7213 गौरव पथ और 2248 किलोमीटर लंबाई पूर्ण किया जा चुका है। तो ये 4 आंकड़े याद रखने होंगे
कि स्वीकृत, इतने स्वीकृत हुए हैं और इतना पूर्ण किया जा चुका है। ये 4 आंकड़े आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कब तक? सितंबर 2024 की स्थिति में, यही क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, सितंबर 2024 की स्थिति में। बारिश में सड़क नहीं, पानी जहाज योजना। अरे मत आइडिया दो भाई, ये सही में पानी जहाज योजना चालू कर देंगे, बताएं कि जहां जहां पर पानी रोड में बह रहा होगा उसके ऊपर जहाज चलवाएंगे करके योजना चालू कर देंगे, बताएं। समझ गए? आइडिया मत दो, बताए पानी जहाज योजना चालू करने का, तो सही में चालू करवा देंगे। और क्या बोलेंगे पता है? कि बारिश में हम जो है नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। क्या बोलेंगे? समझ रहे हो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तो मैं कहा था, आसान क्वेश्चन तो कोई भी करा देगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आपको पढ़कर ही जाने होंगे। मैं इसीलिए तो योजनाओं को क्वेश्चन में आपको बोला था ना कि योजना का क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि अरे यार इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़े पढ़ के जाने होंगे, बहुत दर्द है करके होता है, लेकिन ये पढ़ के जाना होता है। ठीक है, जो लोग पहली बार एग्जाम दिला रहे हो बेटा, एग्जाम के बाद समझ में आएगा। तो आंसर आएगा इसका प्रधान मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 1 और 2 दोनों ही क्या है भाई? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत निम्नलिखित में से किन स्थानों को 12 पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है? शासकीय भवन, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थल जैसे बाजार। तो ये आएगा ऑप्शन डी। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है? गुरुजी आपका मधुर आवाज नहीं आ रहा है। क्यों पटेल साहब, इतना मधुर लगने लगा है आवाज? सिंगर बनना पड़ेगा लग रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है क्या? कुछ बोलो भाई, अभी भी नहीं आ रहा है क्या आवाज? कुछ बोलो। अब आ रही है? ठीक है। कुछ बोलो भाई, सब सही है? ये पटेल साहब का पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया है, बताए, तभी जो है नया नया तरह का आइडिया देते रहते हैं, बताए। पानी जहाज योजना देखना, बताए, ये पानी जहाज योजना सही में आ जाएगा, बताए। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आइडिया मत दिया करो भाई सरकार को, जहां से उनको पैसा दबाते बने। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आदत हो गई है, मास्टर से रॉक स्टार बनना पड़ेगा। अच्छा, क्या बताऊं, अपने शूटिंग के दिन याद आ गए भाई। ठीक है, लगभग 1 डेढ़ महीने से शूटिंग बंद है, बताए आप लोगों के लिए ना। शूटिंग तक मैं छोड़ दिया हूँ, बताए। जाके बढ़िया शूट उट कर रहा था एकदम, एल्बम एल्बम रेडी करवा रहा था, जल्द से हमारा भी एल्बम लॉन्च हो करके, लेकिन बस यहाँ एडियो आ गया। मोदी है तो मुमकिन मुमकिन है। अच्छा, नहीं मैं समझ सकता हूँ।
चलो, तो आंसर हो गया। सुगम सड़क योजना का भी आंकड़ा पढ़ना है क्या? बोलो, सुगम सड़क योजना का भी आंकड़ा देखना है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना देखोगे किस तरह से घपला किया जाता है, बताओ। देखोगे, दिखा देता हूं मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का भी आंकड़ा। अरे भाई, इन्होंने सुगम सड़क योजना का आंकड़ा ही नहीं दिया है। वाह, बच गए आप लोग, क्योंकि सुगम सड़क योजना का इन्होंने आंकड़ा ही नहीं दिया है। पूरा पैसा दबाएंगे, ठीक है। चलो, लगता है पूरा पूरा घपला करने का इरादा है, इसीलिए आंकड़े नहीं दिख रहे हैं। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अटल पेंशन योजना, इसका शुभारंभ जो है किया गया था 9 मई 2015। ठीक है, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा 9 मई 2015। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु हितग्राहियों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो हितग्राहियों की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों की आयु क्या होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। याद रखिएगा, 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना पेंशन योजना के संबंध में कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। योजना का उद्देश्य सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ देना है। यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए जो करदाता श्रेणी में शामिल नहीं है। गलत। यह योजना समस्त आय वर्ग समूह के व्यक्तियों के लिए है। योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को वर्ष में उसके द्वारा जमा राशि से पेंशन देय होगा। ठीक है, तो 1, 3 और 4 जो है, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, ये सही है दूसरा पॉइंट, तीसरा गलत है। समस्त आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए नहीं है भाई, निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। 1, 2, 4 आप लोग भी हड़बड़ा गए होंगे, नहीं? आंसर क्या आएगा? 1, 2 और 4 सही है ना, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, भरोसा रखो भाई। किन 2 योजनाओं की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी? लो भाई, 9 मई 2015 2 योजना शुरू की गई थी। एक तो पेंशन देंगे, है ना, एक क्या देंगे? पेंशन देंगे, अटल पेंशन योजना, और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। पेंशन भी देंगे, जीवन भी देंगे। पेंशन देंगे तभी तो जीवन में ज्योति आएगी, तो पेंशन देंगे तभी क्या आएगी भाई? जीवन में ज्योति आएगी। अभी देखो एग्जाम टाइम है ना, तो आपको याद नहीं आ रहा होगा कि कौन सा योजना कब लागू हुआ था, तो थोड़ा सा फनी ट्रिक बनाना पता है। पेंशन देंगे तभी जीवन में क्या आएगी? ज्योति आएगी। पता है, ज्योति कोई लड़की नहीं है, ठीक है, रोशनी है, रोशनी। ठीक, तो पेंशन देंगे तभी जीवन में क्या आएगी? ज्योति आएगी। तो प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो 9 मई 2015 को ये 2 योजना को लागू किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? योजना के पात्र हितग्राहियों द्वारा 800 रुपए वार्षिक अंशदान देय होगा। बिल्कुल होगा। अगला, इस भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष तक हितग्राही जमा राशि का आधा या 1000 रुपए जो कम हो अंशदान देय होगा। मंडल द्वारा 1200 रुपए देय होगा। ठीक है, तो ये चारों ही पात्रता जो है, ये चारों ही सही है, इसीलिए आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा प्रावधान भ्रामक है? भ्रामक मतलब गलत है। प्रदेश में केवल खेतीहर मजदूरों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, पंजी पात्र हितग्राही जो है 18 से 70 वर्ष के मध्य होना चाहिए, नहीं, पात्र हितग्राही 18 से 40 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, 18 से 40 होना चाहिए। केवल खेतीहर मजदूर नहीं, तो ये दोनों पॉइंट गलत हो गया। पंजीकृत हितग्राहियों को वर्ष में उनके द्वारा जमा राशि से ही पेंशन देय होगा, तो बिल्कुल सही है, केवल 3 सही है।
तो 1 और 2 गलत है, इसलिए आंसर आएगा कौन कौन सा गलत है पूछा था, कौन सा भ्रामक है पूछा था, तो 1 और 2 भ्रामक है, गलत है, क्योंकि इसके तहत निर्माण श्रमिकों को बीमा लाभ दिया जाता है और 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए। लो भाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015, ठीक है, 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना, पेंशन से ही जीवन में ज्योति आ गई भाई, तो जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 याद रखना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का संबंध पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से है, ठीक है, इसमें भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ देना होगा, लेकिन इसमें जो आयु है वो 18 से 50 रखा गया है। अटल पेंशन योजना में आयु 18 से 40 रखा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 रखा गया है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो आंसर आएगा केवल और केवल एक सही है। जितने लोग बी बता रहे हो ना भाई, आंसर जो है वो केवल और केवल एक सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत निर्धारित आयु 18 से 50, अभी बताया ना भाई, आयु क्या होनी चाहिए, तो आयु होनी चाहिए आपकी 18 से 50, आयु क्या होनी चाहिए, 18 से 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित योजना में कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की विशेषता नहीं है, 18 से 50 होने चाहिए। न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपए का भुगतान हितग्राही के बैंक खातों से होता है, गलत। बीमित व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, सही। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि न्यूनतम वार्षिक बीमा जो है वो क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है कितना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ तो कितने लोगों को याद है, देखते हैं न्यूनतम वार्षिक बीमा कितना कर दिया गया है, देखें कितने लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बता दो, न्यूनतम वार्षिक बीमा कितना कर दिया गया है, जल्दी। ₹436, वेरी गुड, 436 रुपए। देखो, अटल पेंशन योजना के बाद जीवन ज्योति बीमा योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो अटल पेंशन से ही जीवन में ज्योति आएगी और उसी से क्या होगा, सुरक्षा मिलेगा, तो इसीलिए सुरक्षा योजना को भी याद रखना, लेकिन वो एक दिन पहले 8 मई 2015 को लागू हुआ था ना। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 है उम्र, इसमें 18 से 50 है, और सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 है, तो तीनों में क्राइटेरिया है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो तीनों का, ठीक है। इसमें 436 रुपए और सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए लगता है। जीवन ज्योति, उसका क्वेश्चन बनाएंगे, जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से किन प्रावधानों के आधार पर भिन्न है, तो आप जानते हो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना ये 9 मई 2015 और सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015। अगर हम उद्देश्यों की बात करें, ठीक है, तो उद्देश्य दोनों के अलग अलग, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य जो है अलग है, ठीक है, और पात्रता दोनों का सेम है, ठीक है, पात्रता जो है वो दोनों का सेम है। प्रीमियम राशि जो है नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, भिन्न है पूछा है, भिन्न है पूछा है, मतलब किस आधार पर अलग है। प्रीमियम राशि सेम नहीं है, अलग अलग है। जीवन ज्योति योजना में 436 है और इसमें 20 रुपए है। विकलांगता के आधार पर दिए जाने का राशि जो है ये भी अलग अलग है, पात्रता भी अलग अलग है, उद्देश्य सेम है। तो 2, 3 और 4 इन आधारों पर अलग है। उद्देश्य सेम, निर्माण श्रमिक है ना, निर्माण श्रमिकों के को दिया जाता है, लेकिन पात्रता अलग अलग है, प्रीमियम राशि अलग अलग है, विकलांगता के लिए दिए जाने वाले सहायता राशि भी अलग अलग है।
कैसे अलग है बताता हूं। जैसे जीवन ज्योति योजना और इसका आंकड़ा है ना, इकोनॉमिक सर्वे में होना चाहिए इसका आंकड़ा। वैसे आगे क्वेश्चन में मिल ही जाएगा तो दिक्कत नहीं है, वैसे तो देख लेता हूं फिर भी एक बार। अगर इकोनॉमिक सर्वे में दिया हो रहता है ना तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। नहीं, चलो, तो इन आधारों पर भिन्न है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रीमियम जो है वो 436 रुपए। कितना? 436। ठीक है, प्रीमियम कितना है भाई? 436 है। कौन सा कथन सही है? इस योजना के अंतर्गत खेतीहर मजदूरों को 100%। गलत। प्रीमियम की राशि भुगतान केंद्र और राज्य 50-50 करते हैं। गलत। ठीक है, क्योंकि जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति 18 से 70 होने चाहिए। गलत, 18 से 50 होना चाहिए। सुरक्षा वाले में 70 होता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बिल्कुल। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख। बहुत ही आसान है। जीवन ज्योति बीमा योजना ना बहुत ही आसान है। 2 ही पॉइंट याद रखना है, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और सुरक्षा, मतलब सुरक्षा वाले में आंकड़ा अलग होगा। सामान्य मृत्यु पर यहां पर 2 लाख है और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख है। ठीक है, आंशिक विकलांगता पर, स्थायी विकलांगता लिखा होना चाहिए, आंशिक स्थायी विकलांगता 1 लाख। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए कौन कौन है भाई? नजदीकी बैंक शाखा, इंश्योरेंस कार्यालय, बैंक मित्र, ये तीनों होंगे। ऑप्शन सी। ऐसा कुछ उल्लेख तो नहीं है प्रीमियम के रेशियो का, क्योंकि केंद्र सरकार है तो पूरा केंद्र सरकार ही दे रही होगी, है ना भाई। क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो इसमें कुछ उल्लेख नहीं है भाई कि 50-50 होगा कि 40-60 होगा। ऐसा निम्नलिखित में से विवरण किस प्रकार बीमा योजना को संदर्भित करता है? इस योजना की शुरुआत 9 मई, प्रीमियम राशि 436, पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 50 होगी। 3 ये, अरे इन तीनों में, ये तीनों किस में है? तो ये तीनों है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है। ये तीनों, ऐसा पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा उल्टा पूछा है। ये तीनों किस में है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। मजा आ गया क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना, ये शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। आम आदमी बीमा योजना याद रखना, 2 अक्टूबर 2007। आम आदमी बीमा योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? तो ये 2009 में। देखो केंद्र में ये 2 अक्टूबर 2007 में ही लागू हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 फरवरी 2009, याद रखना, 1 फरवरी 2009। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चे जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ते हैं, कितना छात्रवृत्ति मिलता है? तो आप जानते हो 100 रुपए प्रति माह मिलता है। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमित, जिनका बीमा किया जा चुका है, उनके बच्चों को 9वीं से 12वीं वालों को 100 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती है। आम आदमी बीमा में किस वर्ग को शामिल किया गया है? तो ग्रामीण भूमिहीन परिवार के सदस्य, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार का सदस्य और अनुसूचित जाति परिवार का सदस्य। ठीक है, तो क्या सही होगा इसमें से? तो आम आदमी बीमा योजना में इसमें सही होगा 1 और 2, ग्रामीण भूमिहीन, बीपीएल परिवार। इसके अलावा तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है ग्रामीण भूमिहीन परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
या तो बीपीएल, है ना, वो तो उसी में आ जाएगा, ग्रामीण भूमिहीन परिवार का सदस्य, बीपीएल परिवार का सदस्य। और आम आदमी बीमा योजना जो है वो 18 से 59 के लिए। देखो पेंशन योजना 18 से 40, जीवन ज्योति योजना 18 से 50 और सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 है। वो तीनों एक साथ याद रखना, ये अलग से याद रखना होगा। 18 से 59 आम आदमी बीमा योजना। तो फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, एक साथ लिखना पड़ेगा चीजों को। आम आदमी बीमा योजना के तहत आवेदक की आयु किसके किसके मध्य होने चाहिए। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी है आपके साथ, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा हमारे एडीओ ऑब्जेक्टिव कोर्स में। तो 18 से 59। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है। तो याद रखना आम आदमी इसमें प्रीमियम भुगतान के लिए केंद्र और राज्य का 100 रुपए होता है, 50-50। कितना होता है भाई, आम आदमी बीमा योजना में केंद्र और राज्य के लिए 50-50 होता है। मतलब 100 रुपए केंद्र देगी और 100 रुपए राज्य सरकार देगी। 100 रुपए केंद्र देगी और 100 रुपए राज्य सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि के संदर्भ में क्या सही है। प्रीमियम की राशि व्यक्ति देता है, नहीं, प्रीमियम के साथ ही राशि शासन देती है। केंद्र और राज्य का अनुपात 50-50 है, बिल्कुल सही। 60-40 है गलत, मतलब 2 और 3 सही हुआ इसमें, है ना। ये व्यक्ति को नहीं देना होता, शासन देती है प्रीमियम की राशि, शासन खुद जमा करती है। और ये 50-50 होता है केंद्र और राज्य के बीच में। आम आदमी बीमा योजना के हितग्राही को प्राप्त सहायता के संबंध में सत्य कथन। सामान्य मृत्यु पर 30,000, आंशिक मृत्यु पर 37,500, पूर्ण अपंगता पर 75,000, दुर्घटना में मृत्यु पर 75,000। चलो बता दो क्या आंसर होगा। डी, वेरी गुड। आम आदमी बीमा योजना के लिए इस क्वेश्चन को बना लेना, एग्जाम में बन जाएगा। सामान्य मृत्यु पर 30,000, आंशिक अपंगता पर 37,500, पूर्ण अपंगता पर 75,000 और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 दिया जाता है। ठीक है, बहुत सही। पूर्ण अपंगता या दुर्घटना हो 75,000, सामान्य 30,000, आंशिक अपंगता 37,500। आम आदमी बीमा योजना के संबंध में विचार कीजिए। इसका प्रारंभ 1 फरवरी 2009 को हुआ था, गलत। 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं पूछा है। आम आदमी बीमा योजना के लिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। 2 अक्टूबर 2007 को ये स्टार्ट हो गया था आम आदमी बीमा योजना। अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा होता तो फिर ये सही होता, पहला पॉइंट। इस योजना का पात्र परिवारों को 9वीं से 12वीं कक्षा में अधिकतम अध्ययनरत 2 बच्चों को 100 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्थायी, पूर्ण या स्थायी अपंगता पर 75,000 की राशि दी जाती है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। 9वां क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इसमें 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हो रहा है मैं बता देता हूं। आम आदमी बीमा योजना इस दिन शुरू हुआ था, ये छत्तीसगढ़ वाले का डेट है, तो छत्तीसगढ़ वाला पूछा नहीं है। छत्तीसगढ़ बोलता ना आम आदमी बीमा योजना, छत्तीसगढ़ के संबंध में विचार कीजिए, तब पहला भी सही हो जाता। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का बीमा कराना है। इसका संचालन केंद्र सरकार जीवन बीमा निगम के सहयोग से करती है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, तीनों ही सही हैं। हाँ सही बोल रहे हो कि एग्जाम में यही देखना होगा कि केंद्र का पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। आम आदमी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आयु सही है, एक सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। मेरे को तो तीनों सही लग रहा है, आप लोग पढ़ लो भाई, क्योंकि ये पात्रता बता चुका हूं। आप लोगों को भी लग रहा है सब सही है ना। चलो मजा आ रहा है ना। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्ति को प्रदान किए जाने वाली सहायता राशि के संबंध में दुर्घटना मृत्यु दर पर 1,00,000 रुपए, सामान्य मृत्यु पर 75,000, आंशिक अपंगता पर 37,000 रुपए। देखो दुर्घटना मृत्यु हो
सामान्य मृत्यु हो 30,000 रुपए मिलता है। तो पहला और दूसरा पॉइंट गलत, ये दोनों ही गलत, क्योंकि आम आदमी बीमा योजना में 30,000 मिलता है बस, और आंशिक अपंगता पर 37,500 ये सही है। तो केवल 3 सही होगा, केवल 3 सही होगा। कौन है भाई 1 2 3 बोलने वाले? 3 सही होगा केवल, देख लो केवल 3 सही हो रहा है भाई, क्योंकि दुर्घटना मृत्यु और सामान्य मृत्यु पर अभी आपको बताया मैंने, है ना, कि 30,000 ही मिलेगा। अरे सामान्य मृत्यु पर 30,000, दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 लिखा हुआ है भाई। दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 मिलता है, याद रखना। सामान्य मृत्यु 30,000, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, अच्छे से रिवीजन करके जा, ठीक है। सामान्य मृत्यु पर 30,000 और दुर्घटना मृत्यु पर 75,000। अभी तो पढ़े ना इसके बारे में, ये देखो यहीं पर पढ़े, सामान्य मृत्यु 30,000, दुर्घटना मृत्यु 75,000, आंशिक अपंगता 37,500, पूर्ण अपंगता 75,000 रुपए, ठीक है। अभी तो पढ़े हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि के भुगतान के संबंध में भ्रामक कथन मतलब गलत। इसमें 30,000 रुपए के बीमा के प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपए प्रति वर्ष में लगाया जाता है, गलत। इसमें भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है, सही। केंद्र और राज्य का अंश 60-40 है, ये तो 50-50 है। ये तो गलत है, 2 कैसे गलत हो गया भाई? पहला फिर से पढ़ते हैं। इसमें 30,000 रुपए के बीमा के प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपए प्रति वर्ष के रूप में लगाया जाता है, सही। ये व्यक्ति को जमा नहीं करना होता है, मेरे को लगा ये व्यक्ति को जमा करना है। प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपए प्रति वर्ष के रूप में लगाया जाता है, लगाती कौन है? सरकार। दोनों पॉइंट सही है, 200 रुपए प्रति वर्ष रुपए में लगाया जाता है, लेकिन लगाता कौन है? सरकार। तो पहला दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा। आप लोग भी तीसरा बता रहे हो? हाँ मैंने देख लिया, आप लोग भी तीसरा बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बताया था ना मैंने, ये अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना 18 से 40, पेंशन से ही जीवन में ज्योति आएगी 18 से 50, जीवन में ज्योति आएगी तो सुरक्षा भी चाहिए 18 से 70, ठीक है। ऐसे तीनों को एक साथ मिला के पढ़ना, ठीक है। और ये सुरक्षा 8 मई को, सुरक्षा एक दिन पहले चाहिए होता है, सिक्योरिटी गार्ड लोग एक दिन पहले आ जाते हैं, 8 मई, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदक की आयु होनी चाहिए 18 से 70, 18 से 70। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में हितग्राहियों को प्राप्त सहायता राशि, हाँ ये खतरनाक होगा भाई, आप सभी को याद करना होगा कि दुर्घटना में या स्थायी अपंगता में 2 लाख रुपए कर दिया गया है, 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता में 2 लाख रुपए। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है। सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख, स्थायी अपंगता पर भी 2 लाख कर दिया गया, तो 1 और 2 दोनों ही सही है, याद रखना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम राशि, वार्षिक प्रीमियम राशि पहले 12 रुपए था, अब 20 रुपए कर दिया गया है ना भाई, 20 रुपए कर दिया गया। पहले 12 रुपए था, अब कितना कर दिया गया? 20 रुपए। चलो कथन है, बहुत सारे कथन है, देख लो। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक, बिल्कुल। इस योजना के तहत पात्र हितग्राही की आयु 18 से 59, गलत, 18 से 70 होनी चाहिए। इस योजना के तहत बैंक खाते से सालाना 20 रुपए का प्रीमियम लिया जाता है, बिल्कुल सही। योजना दुर्घटना मृत्यु स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए कर दिया गया है, बिल्कुल। दुर्घटना मृत्यु हो या स्थायी अपंगता हो, 2 लाख रुपए का राशि कर दिया गया है ना, सहायता राशि 2 लाख रुपए कर दिया गया, बीमा जो है 2 लाख का कर दिया गया। तो 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। चलो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई, सुरक्षा चाहिए अपने को एक दिन पहले 8 मई। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007,
तो बच गया अटल खेतिहर मजदूर योजना। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो है ये 25 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना 25 दिसंबर 2013। तो आसानी से इसको जोड़ सकते थे, पहले का 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब ऑप्शन डी आएगा। 4 3 2 1 याद रखेंगे। वैसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करा दी। अटल खेतिहर मजदूर योजना आगे आपके सामने है बिल्कुल। ये 25 दिसंबर 2013 को ये चालू हुआ था और इसमें प्रीमियम की जो राशि है वो भी सरकार देती है 200 रुपए। तो व्यक्ति को जमा नहीं करना होता है। व्यक्ति कहां से लाएगा भाई, वो खुद खेतिहर मजदूर है। तो शासन जो है 200 रुपए उस व्यक्ति के नाम पर जमा करती है। प्रीमियम राशि राज्य और केंद्र का जो अंश है वो 50-50 होता है। तो बिल्कुल केंद्र राज्य 50-50। तो आंसर आएगा 2 और 3 सही। अटल खेतिहर मजदूर योजना, ठीक है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है आम आदमी बीमा योजना के जैसा ही है। आम आदमी बीमा योजना में भी 200 रुपए शासन देती है और 50-50 करते हैं उन लोग। ठीक है, और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना ये भी वैसा ही ऐसा है कुछ। ठीक है, लेकिन इसमें जो दुर्घटना मृत्यु है ना, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना आंशिक अपंगता है, स्थायी पूर्ण अपंगता है और दुर्घटना मृत्यु है। ये भी जो है अटल आम आदमी बीमा योजना के जैसा है। मतलब अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो है ये सेम टू सेम आम आदमी बीमा योजना जैसा है। किसके जैसा है? आम आदमी बीमा योजना। लेकिन आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2007 को की गई थी, जबकि अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो है ये 25 दिसंबर 2013 को की गई थी। ठीक है, लगभग दोनों ही सेम दिखेंगे आपको, लगभग दोनों आपको क्या लगेगा? सेम लगेगा, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया बस अलग होगा, उसी को ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कुछ क्राइटेरिया क्या होगा? अलग होगा, उसको ध्यान रखेंगे। दोनों में सदस्यों की आयु भी सेम है, 18 से 59। आम आदमी, देखो भाई, आम आदमी और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना ये दोनों बीमा को एक साथ पढ़ना। बहुत सारी क्राइटेरिया सेम है, ये दोनों क्राइटेरिया सेम है, डेट अलग है, आयु का क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो है ये 25 दिसंबर 2007 सॉरी 25 दिसंबर 2013। और इसको याद रखना आम आदमी के लिए, आम आदमी बीमा के लिए आपको याद रखना 2 अक्टूबर 2007, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना 25 दिसंबर 2013। क्यों याद नहीं रहेगा आपको? मैं फ्लो चार्ट से बता रहा हूं। आम आदमी और बीमा, आम आदमी का बीमा और अटल खेतिहर मजदूर बीमा एक साथ याद करो, बोला ना अभी। दोनों में क्राइटेरिया बहुत हद तक सेम है, आयु भी सेम है, 18 से 59। तो याद नहीं होगा? अटल खेतिहर पूछे या आम आदमी पूछे, 18 से 59। इतना समझाने का मतलब क्या होगा जब याद नहीं रख पाओगे तो? खेतिहर मजदूर है तो खेतिहर वाला जो है पात्रता होगा, आम आदमी था तो आम आदमी वाला बीपीएल वाला पात्रता रहेगा। सीधी सी बात है, आम आदमी में किसका पात्रता रहेगा भाई? तो बीपीएल परिवार होना चाहिए, सीधी सी बात है। ग्रामीण भूमिहीन परिवार होना चाहिए, इसमें भी बीपीएल श्रेणी के खेतिहर परिवार होने चाहिए। और ऐसे परिवार जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है या 2.5 एकड़ से कम जमीन है। ठीक है, खेतिहर मजदूर पात्र होंगे, 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले पात्र होंगे, अधिक वाले पात्र नहीं होंगे। ठीक है, 2.5 एकड़ से कम है जिसके पास, वो पात्र इसमें होंगे। केंद्र राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही भी पात्र होंगे नहीं। तो 1 और 2 सही होगा इसमें। क्या सही होगा? 1 और 2 याद रखना। आम आदमी बीमा योजना में ग्रामीण भूमिहीन परिवार और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, मतलब इनके पास जमीन तो है लेकिन 1 हेक्टेयर से कम है, 2.5 एकड़ से कम। ये क्राइटेरिया सेम है दोनों में, आम आदमी बीमा योजना में और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में सेम है। सामान्य मृत्यु 30,000, आंशिक अपंगता 37,500, दुर्घटना में पूर्ण अपंगता 75,000, दुर्घटना मृत्यु 75,000। ठीक है, ये दोनों ही क्राइटेरिया सेम है, याद रखना। आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में दोनों ही क्राइटेरिया सेम है। अगर किसी कोर्स में आप 2 बार पेमेंट कर चुके हो ऑनलाइन में तो पहला वाला रिफंड हो जाएगा 7 वर्किंग डेज में, है ना। संडे काउंट नहीं होता इसमें, छुट्टी काउंट नहीं होता।
7 दिन के अंदर। फोन पे में चेक मत कीजिएगा, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिए, वापस आ जाएगा। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने में प्रति परिवार 2 विद्यार्थियों को क्या मिलता है भाई, कितने रुपए का छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो ये क्राइटेरिया भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहां पर 9वीं से 12वीं अथवा ITI भी याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना, 9वीं से 12वीं अथवा ITI में भी अगर अध्ययनरत है तो प्रति माह 100 रुपए का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। प्रति माह 100 रुपए का छात्रवृत्ति दिया जाएगा अगर ITI भी है तो। चलो, इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2013 को हुआ था, बिल्कुल सही। यह योजना BPL खेतिहर मजदूरों को 100% निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा इस योजना के पात्र व्यक्ति को न्यूनतम 18 से 59 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये तीनों होता है अटल खेतिहर मजदूर योजना। आम आदमी में भी सेम है क्राइटेरिया, लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि योजना आम आदमी वाला 2 अक्टूबर 2007 को चालू हुआ था। उसमें BPL ग्रामीण भूमिहीन परिवार है, इसमें खेतिहर मजदूर है, बस यही डिफरेंस है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना, जिसके पास 2.5 एकड़ या यहाँ पर 1 हेक्टेयर लिखा होगा, 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, सही। 18 से 59 होने चाहिए। BPL परिवार BPL श्रेणी का हो, 1 2 3 तीनों ही सही है। याद रखेंगे इसमें का तीनों ही आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तीनों ही पॉइंट इसमें क्या हो जाएंगे, सही होंगे। तो आम आदमी और अटल खेतिहर को एक साथ याद रखना भाई, क्यों याद नहीं आएगा। आम आदमी का बीमा हो चाहे अटल खेतिहर बीमा योजना हो, ठीक है, तीनों को एक साथ याद रखना है, ठीक। इसके अलावा देख रहा हूं कुछ आंकड़े और आपके लिए लेके आया हूंगा, तो वो कराना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनमन में आपको पढ़ा दिया था, ग्राम प्रबंधन 9 अप्रैल 2012, ठीक है, पढ़ा चुका हूं, हाँ लगभग करा दिया हूं सारी चीजें। चलो अगला क्वेश्चन, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत देय प्रीमियम राशि के संबंध में सत्य है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपए सालाना के दर से देय होता है। पात्र व्यक्ति को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता। प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र के अंशदान से होता है। राज्य और केंद्र का अंशदान 60-40 के अनुपात में है। चलो बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 और 3 सही है ऐसा बोल रहे हो, चौथा गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि राज्य और केंद्र 50-50 करते हैं। तो 1 2 और 3 सही है, ठीक है, 1 2 और 3 सही है। ये मुख्यमंत्री आवास योजना जो है ना, इसका आंकड़ा नहीं कराया था मैं, इसका करा देता हूं। मुख्यमंत्री आवास योजना जो है ये भी देख लेना। इस आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, लोगों को आवास प्रदान करना। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना चल ही रहा है तो इस आवास योजना का जरूरत क्या है। इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है, सामान्य मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पर्वतीय राज्य दुर्गम क्षेत्रों में या IAP जिलों में 1,30,000 रुपए। और आवास योजना ग्रामीण जो है ये 25 सितंबर 2023 से प्रारंभ किया गया था, जो कि 43,090 आवासीन परिवारों को पक्के आवास की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। इसके अंतर्गत 38,225 आवासों की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें से मुश्किल से 6,000 ही बने होंगे अभी तक। 32,958 आवास अभी निर्माणाधीन है, ठीक है, इतने आवास अभी निर्माणाधीन है, याद रखेंगे, ठीक है। पूर्ण आवास का इन्होंने आंकड़ा ही नहीं दिया है, बताए स्वीकृत किए गए इतने और इतना बनना बाकी है, तो इसमें से इसको घटा दोगे तो यहाँ का आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन ये लिखने में इनका हालत खराब हो रहा है ना।
कि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कितना आवास पूर्ण हो चुका है। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूं है ना। मनरेगा का भी आंकड़ा है, वैसे मनरेगा करा चुका हूं, लेकिन आंकड़े आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, ये पेज नंबर आपको मिलेगा, एक मिनट, 260, रुको, 249 पेज नंबर पे, ग्रामीण विकास एवं रोजगार। ठीक है, तो ये पेज नंबर 200 किसमें है भाई, एक मिनट ना, ये पेज नंबर आपको दिखेगा कौन सा, 249 में। देखो मनरेगा से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, या ये पेज पहला पढ़ लेना कि मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का आंकड़ा ये है, और मनरेगा के अंतर्गत 2024-25 में सितंबर 2024 तक कितने लाख परिवारों को, तो 21,17,000 लाख, 21 लाख परिवारों को रोजगार, 811.18 लाख मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं। महिलाओं का प्रतिशत इसमें 55.31 रहा है। मतलब ये अभी का आंकड़ा है, इसी को आपको पढ़ के जाना होगा। वर्ष 2024-25 में सितंबर तक 58,699 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा चुका है। तो 2024-25 सितंबर 2024 तक 100 दिवस का रोजगार कितने परिवारों को प्रदान किया जा चुका है पूछा जाएगा, तो ये आंसर लेना है। कितना लाख मानव दिवस सृजित किया गया है, तो 811.18 लाख। इसमें महिलाओं का प्रतिशत 55.31 है। ठीक है, इसमें टोटल कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है, तो 21.17 लाख परिवारों को। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा राशि का तो उतना जरूरत नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आंकड़ा दिया हुआ है आपका ग्रामीण विकास में कि प्रदेश में 33 जिला पंचायत हैं, 156 जनपद पंचायत हैं, और जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायत और 20,126 ग्राम है। लेकिन आपको अभी का आंकड़ा पूछेगा कि पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार अभी कितने ग्राम पंचायत है, तो 11,664 ग्राम पंचायत हैं, जिसके अंतर्गत 20,255 गांव हैं। तो ये अभी का आंकड़ा याद कर लेना, वर्तमान में पूछ सकता है कि कितने ग्राम पंचायत है, तो 11,664 और 20,225 ग्राम है। ये सब कहां से पता चलता है जी, तो ये सब इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। ये सब हमको कहां से पता चलता है, इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। इसके अलावा याद रखना कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,55,45,000 है, और छत्तीसगढ़ में वृद्धि कितनी हुई है, तो पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो हुई है 22% है ना, 22%। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 1,96,00,000। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास विभाग पढ़ रहा है तो ये पूरे आंकड़े पढ़ने होंगे। इसके अलावा कुल ग्रामीण जनसंख्या जनसंख्या के अनुपात में कितना प्रतिशत है, तो ये आप जानते हो कि अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या में 17 लाख लोग बढ़े हैं और 29% वृद्धि हुई है। देखो भाई, ग्रामीण जनसंख्या में 29% वृद्धि हुई है, कुल जनसंख्या में 22% वृद्धि हुई है। जान छूट जा रहा है, छूटेगा ही। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ये आपको याद होगा 76.76। भारत की कुल जनसंख्या जान रहे हो, ये भारत के हिसाब से है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा, ये सारे आंकड़े याद रखने होंगे, इतने आंकड़े।
अंडरलाइन करके तो मैं दे ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर याद रखना कि ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी पाई गई है। 1951 में कुल ग्रामीण जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 95% थी, जो 2011 के जनगणना के अनुसार 77% आ गई है, और 1,96,00,000 है ना, 196 लाख है। तो वर्तमान में जो ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,000 है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ये गलती से प्रतिशत लिखा गया है भाई, ठीक है। ये लोग इकोनॉमिक सर्वे ही बनाते हैं तो उसमें भी लीक कर रहे हैं चीजों को। तो 1,96,00,000 जो है, 8,000 करीब ग्रामीण जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, ये याद रखना है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि जो है 17%, और 17% नहीं, 17 लाख जो है बढ़े हैं, और 29% की वृद्धि हुई है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो कुल जनसंख्या के अनुपात में 76.76% याद रखना हो। अब ये सब आंकड़े तो याद करके जाने ही होते हैं, सर के ऊपर से जाए चाहे कैसे भी जाए, ठीक है। व्यापम को पता चल गया तो आंकड़े आंकड़े डाल देंगे, पेपर छप चुका है भाई। सच है, सच सच का सामना तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सूचकांक पढ़ लेना भाई, ठीक है। शिशु मृत्यु दर 31, शहरी में, ग्रामीण में 40 कुल है, टोटल अगर मिलाया जाए तो 38 है, ये पढ़ लेना। और आंकड़ा देखोगे, ये मन भर गया, चलो मन भर गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का, आंकड़ा बाद में देखना भाई। तो मन भरा कि नहीं भाई, बताओ, मन भर गया आंकड़ा देख देख के। आंकड़े तो पढ़ के जाने ही होंगे ना एग्जाम में, बिना आंकड़ा के कैसे जाओगे बताओ। मैं तो बोला था ये लास्ट में योजना कराऊंगा। पर ये आंकड़े याद होते हैं कैसे, रिवीजन करने से, ठीक है। और लास्ट लास्ट में ही पढ़ना है, आप सब कुछ पढ़ के रखना, मैंने बोला ही था पहले भी। और योजना का टॉपिक है या जो भी एमसीक्यू सीरीज है ग्रामीण विकास आजीविका को लेकर, वो मैं लास्ट में तो आपको कराऊंगा ही, बोला था। और करा ही रहा हूं, साथ में आपको सिखा भी रहा हूं। ऐसा है कि साथ में आपको सिखा भी रहा हूं कि इस तरह से कंप्लीट कर लो भाई करके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, कहां से याद करना है ये भी बता दे रहा हूं। मन भर के ओवरफ्लो हो गया। इसका पीडीएफ जो है ना, इकोनॉमिक सर्वे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप अंडरलाइन जो जो अंडरलाइन है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में कौन सा कथन सही है। इस योजना के हितग्राही केवल वही व्यक्ति होंगे जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य बीमा योजना का लाभ ना ले रहे हों। 150 रुपए का छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख नहीं 75,000 मिलता है। केवल बीपीएल के साथ एपीएल भी होंगे नहीं, मतलब पहला ही सही है।
इस योजना के हितग्राही केवल वही व्यक्ति होंगे जो केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य बीमा योजना का लाभ न ले रहे हों। ठीक है, केंद्र या राज्य के बीमा योजना का लाभ न ले रहे हों। तो और बताओ ऑनलाइन वालों, क्या हाल चाल है? बहुत देर से आंकड़े पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया होगा, और कुछ आंकड़े मैंने एक्स्ट्रा भी आपको याद कराए हैं। अगर वो आंकड़ा ना पढ़ते पढ़ते नोट कर लेते तो अभी तुरंत क्लास एंड होने के बाद आपको रिवीजन करने का बढ़िया मौका मिल जाता। अब कितने लोग आंकड़ा नोट किए हो बताओ तो, जल्दी जल्दी देखते हैं कितने लोग आंकड़ा नोट किए हैं। पीडीएफ मेरे एडीओ के ऑब्जेक्टिव कोर्स में है ना, पीडीएफ के लिए मैंने बढ़िया एक सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? तो एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स, और वहां पर मैं पीडीएफ क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या है, एकेडमी को भी फायदा होता है और स्टूडेंट को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं होता स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत? क्योंकि उसको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती हैं। आज पंचायती राज का क्लास लेकर कंप्लीट करूंगा ना पंचायत को, ठीक है, और आज का पंचायती राज का क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें मैं आपको धाराएं याद करवाऊंगा। ठीक है, क्या याद करवाऊंगा? धारा याद करवाऊंगा। ये लो भाई, है ना, यहां पर देखो, आप सीजी एग्जाम में क्लिक करना। अच्छा, नगर सेना का फाइटर बैच अब आप 199 में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैथ्स और बेसिक रीजनिंग पूरा आपको कराया जा रहा है। ये देखो भाई, ये है आपका अब लास्ट टाइम है एडीओ के ऑब्जेक्टिव कोर्स। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना है। सबको जो थ्योरी क्लास ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी एडीओ का ये ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन कर लेना। और इसमें आप कंटेंट में क्लिक करके जो भी पीडीएफ है वो पा सकते हो, है ना। जैसे मैंने ग्रामीण विकास, आज ग्रामीण विकास का ही क्लास है, तो ये पहला यूनिट का भी पीडीएफ मैंने अपलोड किया। मनरेगा 200 क्वेश्चन पढ़ाया था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, तो यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके में ना लगभग सब कंप्लीट हो गया है। सीजी जियोग्राफी में सब हो चुका है, बस मैपिंग वाले में दुर्ग बचा हुआ है। मैपिंग में दुर्ग बचा हुआ है, वो कराना है। और अर्थव्यवस्था तो करवा दिया मैंने। और क्या बचा हुआ है? पंचायती राज का एक क्लास बचा हुआ है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग सब कंप्लीट होते ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट होते जा रही हैं। और इंडिया जीके में भी इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सारी चीजें हैं। ठीक है, सारी चीजें हैं। तो ये एडीओ का ये ऑब्जेक्टिव कोर्स है। ठीक है, और इसी कोर्स में आपको जो है मैं पीडीएफ जो अपलोड करता हूं वो मिलता है। इसके अलावा परिचारक वालों को परिचारक में, ठीक है, जो भी परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, आमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी आरक्षक परिचारक की क्लास, आमीन की क्लास 16 जून से कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज ना, टेस्ट सीरीज आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। नगर सेना में भी 3 टेस्ट अपलोड हो गया भाई, नगर सेना में भी। ठीक है, 2 फाइल भी अपलोड हो चुका है उसका। एडीओ मेगा टेस्ट का देख लेते हैं स्थिति क्या है। एडीओ मेगा टेस्ट में अपलोड हो चुका है टोटल 14 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, टेस्ट का पीडीएफ आंसर के साथ 13 तक अपलोड हो चुके हैं। चलो इसको भी कंप्लीट करा देता हूं, है ना, इसको भी अपलोड करवा देता हूं। अगर आपको कोई क्लास लेना है और आपको पेमेंट किसी दूसरे के नंबर से करना है, देखो भाई परिचारक वालों का मेगा टेस्ट मैं बता दूं, है ना। परिचारक वालों का जो मेगा टेस्ट है वो आपका चालू होगा 17 जून से। ठीक है, 17 जून से चालू होगा। और अगर आप मतलब आप किसी दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हो ना, तो आप मेरे को इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर दो, मेरे को व्हाट्सअप कर दो भाई। ठीक है, इस नंबर पे मेरे को आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा, वहां से कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो वहां से भी हो ही जाएगा। एडीओ का एडमिट कार्ड आ गया है, बता दूं मैं आपको। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि एडीओ का जो है वो एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, एडीओ का एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिएगा।
परिचारक का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, वो कर लीजिएगा। और दूसरा, हमारा युवा एकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है उसको प्रमोट जरूर करिए, है ना, क्योंकि अब हमको यूट्यूब चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। तो इसमें जो है आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करना है, शेयर करना है भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। और बताओ आगे क्वेश्चन और करें, कितने लोग चाहते हो और आगे क्वेश्चन करना है? ठीक है, हाँ करना है। आप कार्य आरक्षक के लिए तैयार रहिएगा। एडीओ के एग्जाम के बाद हम लोग 40 दिन में, है ना, एडीओ के एग्जाम के बाद 40 दिन का टारगेट लेंगे भाई, ठीक है, 40 डेज, 40 दिन का टारगेट लेंगे और 40 दिन का टारगेट बनाएंगे हम आबकारी आरक्षक के लिए। और जिस तरह से एडीओ में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, वैसे ही आबकारी आरक्षक में भी कोशिश करूंगा बेस्ट कंटेंट मिले। वैसे भी आपको हमारे पास से जो कंटेंट मिलता है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं और मिलता ही नहीं होगा, है ना, मेरे ख्याल से बेस्ट कंटेंट रहता है आपके लिए, रहता है कि नहीं बताओ? मैं जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो बेस्ट कंटेंट रहता है कि नहीं बताओ? नहीं रहता होगा तो पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देंगे यार। शाम को कितने बजे आप बोलो, कितने बजे पंचायती राज चालू करना है, उतने ही समय चालू कर देंगे, जितने समय बोलोगे चालू कर देंगे। बताओ कितने समय चालू करना है? आठ बजे चालू करना है। हाँ थक तो गया हूँ यार, चाय पानी नाश्ता नहीं भाई, भूख लग रहा है भाई, खाना खाना है सीधा। 8 बजे, ओके, डन डना डन। पंचायती राज रेडी है, आज तो पंचायती राज को खत्म कर देंगे, बाकी सब तो मैं पढ़ाई दिया हूँ, ये भी कर दूंगा, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन वाले बच्चों का ये कहना था कि सर यूट्यूब में सारे क्वेश्चन मत कराइए, कुछ एप्लीकेशन में भी रखिए। तो कुछ भारत का इतिहास है और भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ का जनजातियां हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं, या इकोनॉमिक्स हो या भूगोल हो, साइंस हो, ये सब के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज या कोई ऑब्जेक्टिव सीरीज लिए हो तो आपको बेनिफिट नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो यूट्यूब पर नहीं है। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है ना, इसलिए मैं यूट्यूब पे करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि यूट्यूब वाले हमारे जो है बच्चे जो है यूट्यूब वाले, उनको भी फायदा मिल सके। शिक्षक भर्ती आंदोलन में क्यों नहीं आते, स्वार्थी कोचिंग सेंटर। ठीक है, शिक्षक भर्ती आंदोलन में जो है आने की बिल्कुल इच्छा है, लेकिन बात यह है ना कि अभी एडीओ का सामने एग्जाम भी है और क्लास कौन लेगा, ठीक है, क्लास भी लेना जरूरी है, तो चीजें यहाँ पे भी फंस रही हैं। तो यहाँ पे स्वार्थी वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षक भर्ती आंदोलन में जाने की इच्छा नहीं है, हम हमारा क्या है, क्लास को ब्रेक कर दूंगा 2 दिन, बढ़िया आंदोलन में घूमते रहेंगे। अब जाएंगे यार तो आंदोलन में भी रहेंगे तो घूम के आएंगे, सीधी सी बात है। तो 2 दिन का क्लास ही नहीं हो पाएगा अगर उधर गए तो, क्योंकि बहुत सारे काम है जो निपटाने हैं, ठीक है। तो सारे काम को, सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है, और भी कुछ कुछ काम है जो मैंने रोक के रखा है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जाऊंगा तो सारी चीजें निपटा के आऊंगा ऐसा करके,
ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप बताओ, आंदोलन में जाऊं या फिर क्लास को कंटिन्यू करूं? क्योंकि क्लास कंटिन्यू करना भी जरूरी है, और आंदोलन में तो फिर आएंगे ही, बहुत सारे लोग आने वाले हैं आंदोलन में। ठीक है, अब वो एडीओ वाले बताएंगे, बताए कि क्लास कंटिन्यू करूं, मतलब ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू कराऊं कि आंदोलन में जाऊं। और स्वार्थी वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्वार्थी वाली बात तब होती जब मैं ये बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा, बताए। लेकिन अभी क्या है ना, मुख्य जो टारगेट मेरे को दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है मैं बताता हूँ, बताए। अभी का जो टारगेट मेरे को दिख रहा है ना, वो दिख रहा है कि एडीओ में ना ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, सिलेक्शन हो सके। एडीओ का सिलेक्शन कराना जरूरी है, बताए ये चीज। दूसरा, मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव कोर्स लॉन्च किया था, बताए, उसको पूरा करना मेरी पहली जिम्मेदारी है, बताए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोर्स मैंने जो बनाया है, इसको कंप्लीट करना मेरी पहली जिम्मेदारी है, बताए। इसको आधा नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि हम कोई भी काम करें, मतलब अपने गुरु से, अपने शिक्षक से ही हम चीजें सीखते हैं। अगर हम, हमारा गुरु या हमारा शिक्षक ही चीजें कंप्लीट नहीं करेगा अपनी चीजें, तो हम उससे क्या सीखेंगे? जैसे मैं अगर आपको कंप्लीट करके नहीं दूंगा तो आप मेरे से क्या सीखोगे? सीधी सी बात है। और अगर मैं अनुशासन में रहूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, आपको चीजें कंप्लीट करके दूंगा, तो आप भी यही सीखोगे कि मुझे भी पूरा तैयारी करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। यही सीखोगे आप भी। ठीक है, तो अगर मैं अपना काम पूरा करूंगा तो आपको भी अपना काम पूरा करना है, आपको भी तैयारी पूरा करना है। ठीक है, अब मात्र यार 3-4 दिन बचे हैं, बताए। उसमें भी अगर मैं क्लास ना लूं तो नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, देख लो। बताओ भाई, आप ही लोग बोलो अब, आप लोग जैसा बोलिए। है ना? क्योंकि क्लास लेने से ज्यादा अच्छा तो घूमना है। क्योंकि आंदोलन में जाना तो एक तरह का घूमना ही हो गया ना भाई, ट्रैवलिंग हो गया। तो एक तरह का घूमना हो गया, आंदोलन में शामिल भी हो गए। अब क्लास लेना ये यार मेहनत वाला काम है, आंदोलन में जाना कोई मेहनत वाला काम थोड़ी ना है, बताइए। आप कार्यरक्षक 16 जून, आप कार्यरक्षक 16 जून। अपन लोग भी खतरनाक आंदोलन करेंगे, बताए, शिक्षक भर्ती के लिए। बिल्कुल एकदम जोरदार आंदोलन करेंगे, बताए। एग्जाम होने दो, फिर जोरदार आंदोलन करते हैं, क्या बोलते हो? अब नहीं सहेंगे, ऐसा वाला कुछ बढ़िया बढ़िया ना चीजें, मतलब वो 1857 की क्रांति जैसा नहीं करना है, बताए। पहले ही चालू हो गए, बताए। बढ़िया प्लानिंग करके करेंगे, बताए। क्या बोलते हो?
करेंगे आंदोलन। अब इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है मेरे पास, तो अब जो है हम लोग एक एक्स्ट्रा, मतलब मैंने आपको बोला भी था कि जैसे जैसे हमारा यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, हमारे फैमिली के लोग बढ़ते जाएंगे, हम लोग जो है क्या करेंगे, बाद में हम जो है अपना पावर दिखाएंगे, पता है। तो एक समय आएगा जब हम लोग भी अपना ताकत दिखाएंगे, ठीक है, पावर दिखाएंगे बिल्कुल, और बढ़िया आंदोलन करेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कंप्लीट होता है। जय हिंद। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।